कि 8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर, 9 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि इस बार इस चुनावी मैदान में है 5वें फेज के लिए। और ऐसे में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण कि आखिरकार आम जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। महाराष्ट्र की 13 लोकसभा की सीटों पर जारी है वोटिंग। इसके अलावा यूपी की 14 लोकसभा की सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अहम यह भी कि सुबह से ही गर्मी के बावजूद कई जगहों पर वोटर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उत्साहवर्धक नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आया वो ये बताता है कि वोटर्स टर्नआउट पूरा उस तरीके से नहीं हो रहा। देखिए, जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल नंबर 1 चल रहा है लगातार डे 1 से। अब तक 5 चरणों का ये मतदान पूरा होने जा रहा है और शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। सुबह के 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। अगर अभी तक 4 चरणों की बात करें तो उसमें पश्चिम बंगाल लगातार अच्छे परफॉर्म करता रहा है वोटिंग के मामले में। 8 राज्यों की 49 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी वो सीटें हैं जो खास तौर पर सुर्खियों में है। बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार 49 सीटों पर इस बार किसकी जीत होगी, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करते हैं तो 40 से ज्यादा एनडीए के खाते में। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी देखिए 14 में से 13 सीटें जो रही वो बीजेपी के खाते में रही। लेकिन इस बार ये बात तय है कि ऐसा नहीं कि बहुत ही स्मूथ है बीजेपी के लिए हर चीज। जिस तरीके से गठबंधन वहां टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, कई सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि जनता किसको मैंडेट देती है। बड़ी बात यह है कि इस चुनाव की अगर बात करें तो बड़ा निर्णायक चुनाव ये रहने वाला है। कई मायनों में निर्णायक चुनाव रहेगा। जैसे अगर आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहां पर एनसीपी हो या फिर शिवसेना की बात हो, असल में पार्टीज की जो लीगेसी है वो किसके पास है, ये भी पिक्चर क्लियर होगी। बिल्कुल। और देखिए, महाराष्ट्र में क्योंकि 13 लोकसभा की सीटों पर जारी है वोटिंग, वोट कास्ट करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से भारत 24 संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे वोट करके निकल रहे हैं और उद्धव ठाकरे साहब मौजूद है। उद्धव सर, क्या कहेंगे? आप देख रहे हो कि हर जगह बड़ी संख्या में मतदाता बाहर आकर मतदान कर रहे हैं और मैं सबको विनती कर रहा हूं कि आपका मतदान का अधिकार भविष्य में भी ऐसे रहना चाहिए। देश में जो प्रजातंत्र है वो उसकी रक्षा करनी चाहिए और जो जुमलेबाजी है उसको खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक्सक्लूसिव बातचीत, आज एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उद्धव ठाकरे ने दिया है। भारत 24 में साफ साफ कहा है कि जुमलेबाजी खत्म होना चाहिए और लोगों को खुलकर मतदान करना चाहिए। कैमरामैन रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 मुंबई से। इस वक्त देखिए, आदित्य ठाकरे ने वोट किया है। आदित्य ठाकरे वोट करने के बाद बाहर आए हैं और आदित्य ठाकरे से हम बात करने की कोशिश करें। आदित्य जी, अपील क्या कहेंगे आप भारत 24 के दर्शकों के लिए अपील कि किस तरीके से लोगों को? अभी किया मैंने वोट और सबको यही कहूंगा कि वोटिंग के लिए बिल्कुल उतरे, देश के लिए वोटिंग करें। देखिए कि आदित्य ठाकरे ने भी भारत 24 के दर्शकों को और लगातार लोगों को अपील किया है कि लोग वोट करें और भारी संख्या में बाहर आए। महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज की बात करें तो काफी कम है और राज्य के मुकाबले। गौरव चाचड़ा हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गौरव जी, यूपी की विशेषता बात करते हैं क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस बार साथ साथ हैं। पिछली बार 2019 में जो आप लोगों ने प्रयोग किया था वो चला नहीं, इससे पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी चली नहीं। इस बार क्या मानकर चल रहे हैं? जो गणित आप लोगों ने बिठाया है वो इस बार काम करेगा क्या? इस बार गणित यह है कि जनता अपने असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, ये सब जनता के असल मुद्दे। जो उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पेपर लीक की समस्या, छुट्टा जानवर की समस्या, रोजगार नहीं है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, ये सब मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर जनता इस बार इंडिया गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का बताइएगा। आप कहीं पर भी प्रचार देखें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम नाम का सहारा, कहते हैं राम के नाम से सबकी नैया पार हो जाती है और बीजेपी राम नाम का जिक्र बार बार कर रही है। आपको नहीं लगता कि ये भारी पड़ेगा? देखिए, इस बार मुद्दा जनता के असल मुद्दे जो मैंने बताए हैं धरातल पे, जनता उस पर अपना चुनाव करने जा रही है। ना कि किसी छल कपट और झूठ की राजनीति में फंसने वाली है, ना हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान इंडिया पाकिस्तान में फंसने वाली है। ये पहले हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया और छल और कपट और झूठ की राजनीति करके सत्ता हासिल कर ली। लेकिन इस बार जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जब आप ये मुद्दे गिनवाते हैं तो बीजेपी पलटकर आपसे सवाल पूछती है कि आपका नेता कौन होगा। अगर मान लो जीत भी जाए तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। देखिए, इनके पास ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। किसके आधार पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे पास तो बहुत नेता है,
हमारे पास तो बहुत नेता है, दलित नहीं, नेता है PM हमारे मोदी तो पास, उनके फेस है हमारे ना। पास महिला नेता है, हमारे पास जेंट्स हैं, हमारे पास पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। जिसको बनाना चाहेगी उसको हम बना प्रधानमंत्री कौन देंगे। बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, जिसके जितना सांसद होंगे उस पर वो अपना डिसीजन लिया जाएगा। ये कोई बड़ी बात एक नहीं है। फैक्ट ये संजय जी निकलकर सामने आया कि इस बार कंपैरेटिवली जो पार्टीज अल्पसंख्यक वोटर्स के सहारे चलती रही है जिनकी पॉलिटिक्स, कंपैरेटिवली 2019-2014 के अगर देखा जाए इस बार अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनावी मैदान में कम है इन्हीं लोगों की साइड से। नहीं, अल्पसंख्यक उम्मीदवारों का चयन तो देखिए सीट जीतने की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसके अंदर कितनी कैपेसिटी है सीट जीतने की। उम्मीदवार का चयन कभी भी इस बात से नहीं होता कि अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। तो ये कहना गलत होगा कि अल्पसंख्यकों को सीट इसने क्यों नहीं टिकट इन्होंने क्यों नहीं दिया है। वो डिपेंड करता है उनके अपने इंटरनल सर्वे पे। तो इस बार विनिंग कैंडिडेट वो नहीं है, मतलब इसका ये हुआ। इस बार की बात नहीं है, हर बारी प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है। हर क्षेत्र में किसी नेता का कद बड़ा और छोटा होता रहता है, तो जिस समय जहां जैसा उपाय मिलता है उस हिसाब से वहां पे कैंडिडेट का तो इससे नाराजगी नहीं बढ़ेगी कि उनका नेतृत्व कम हो रहा है? नाराजगी बढ़ने का मतलब नहीं है। आप अगर देखिएगा तो अगर मैं बीजेपी के उससे बात करूं बिहाफ से, तो जितने भी योजनाएं हैं बीजेपी की, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, आप अगर गौर से देखेंगे आंकड़े ये बताते हैं कि इनका लाभ लेने में 50% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को इनका लाभ मिलता है, उठाते हैं वो। क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, अगर मैं विशेष तौर पर महिलाओं की बात करें तो चुनाव आयोग का जो डेटा है 695 इस बार 5वें चरण में चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं, इनमें से 613 पुरुष हैं। महिलाओं की बात करें तो सिर्फ 82। मैं महिलाओं के मसले पर इसलिए बात करती हूँ क्योंकि महिलाओं को लेकर के काफी सियासत भी हमने हाल के दिनों में देखा, महिला सिक्योरिटी के मसले पर भी, लेकिन महिलाओं को मुख्यतः उस तरीके से मौका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वैसे नहीं दिया। जिस तरीके से महिलाएं सामने आ रही हैं, जिस तरीके से महिलाएं अब बढ़ चढ़ के सामने आ रही हैं, उसका एक एडवांटेज है कि धीरे धीरे आपको ये देखने को मिलेगा कि बढ़ोतरी हो रही है। महिला बिल लाके भी इन लोगों ने ये भले अभी लागू नहीं किया है, पर जब भी वो लागू होगा तो आप देखेंगे कि महिलाओं का योगदान इसमें बढ़ता चला जाएगा। अभी वैसे जैसा मैंने पहले बताया आपको कि एक्चुअली सीट जीतने की प्रोबेबिलिटी हर पार्टी देखती है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। लेकिन अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी तो जाहिर तौर पर जानती है कि जहां पर पीएम मोदी का नाम आएगा वहां पर उम्मीदवार के नाम की जरूरत नहीं। मैंने खुद इतनी जहां पर रिपोर्टिंग की वहां पर ये महसूस किया कि लोग प्रत्याशी को नहीं पीएम मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। देखिए, ये देश का चुनाव है और तो फिर इसमें महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, ये कहाँ मैटर करता है? ये देश का चुनाव है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम ये देश का चुनाव प्रधानमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं जो एक सशक्त सरकार देगी। अदरवाइज अगर हम कभी देखेंगे, जैसे आप अंग्रेजी में कहावत है टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, तो अगर हमने किसी एक सशक्त लीडर को नहीं चुना, मोदी जी का बार बार ये कहना कि आप मुझे वोट दीजिए क्योंकि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, वो ठीक है, पर उसके बाद भी अगर मोदी जी के नाम पर सीट जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर कैंडिडेट की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी कहेंगे कि मेरे नाम पे मुझे इनको वोट दे दो और कैंडिडेट कोई भी हो, ये संभव नहीं होता है। आखिरकार कौन, इसका हम जवाब गौरव जी से लेंगे, लेकिन लखनऊ की बात कर लेंगे। लखनऊ नगर निगम के आयुक्त इंद्रजीत सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मतदान शुरू हो गया है और लखनऊ के नगर आयुक्त आईएएस इंद्रजीत सिंह को मॉडल बूथ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमाम बूथों के पर पानी, साफ सफाई, खाने पाने का भी इनको इंतजाम दिखा गया है। इंद्रजीत जी, आप पंजाब के रहने वाले हैं, बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद मतदान नहीं दे रहे हैं, और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? नमस्कार। जितने भी हमारे बूथ्स हैं उनमें शेड की व्यवस्था की गई, पानी की गई है गर्मी को देखते हुए। इसके साथ साथ सारी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है और कल रात में सारा उसको वेरीफाई भी किया गया। पोलिंग पर्सनल्स का भी केयर किया गया। कल सुबह से लेकर डीएम सर ने हर तरह का जो अरेंजमेंट था जिला प्रशासन द्वारा किया गया। पोलिंग पार्टी सारी अपनी जगह बहुत ही कंफर्टेबल जगह से पहुंच गई है। रात को भी पूरा मॉनिटर किया गया। तो मेरी अपील रहेगी कि सारे वोटर से कि अब आए और वोट डालें और देश को सशक्त बनाएं। आपने अपना वोट कैसे दिया? मेरा जो वोट है वो आगे लास्ट फेज में है, तो उसको पोस्टल बैलेट से भेज दें। आप देख सकते हैं नगर आयुक्त का साफ कहना है कि मैं अपने मताधिकार का प्रयोग बैलेट पोस्टर से करूंगा और साथ ही लोगों से अपील करता हूं अधिक से अधिक संख्या में घरों से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ श्याम सिद्दीकी, भारत 24 लखनऊ। और देखिए, अभिनेता मिलिंद गुना जी से भी हमारे संवाददाता ने किया खास बातचीत। देखिए, वोट कास्ट करने के बाद सब क्या कह रहे हैं। हमारे साथ मशहूर अभिनेता मिलिंद गुना साहब मौजूद हैं, जो कि अभी भी इन्होंने वोट किया है। सर, जाहिर सी बात वोट किया है तो लोग देखना चाहेंगे आपका निशान वाली उंगली। क्या कहेंगे वोट देकर, क्योंकि कई बार आपने जाहिर सी बात है इतने सालों देख दिया, इस बार क्या अलग लग रहा है और क्या मन में रहा? अलग इतना ही लग रहा है कि थोड़ा कम लग रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है ज्यादा लोग आना चाहिए। बहुत गर्मी तो है, आप देख रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर लोग आते हैं, अपना मताधिकार इस्तेमाल करते हैं तो सबके लिए अच्छा होगा।
लेकिन जो एक बिल्कुल सही कहा कि उस हिसाब से अपील भी क्या करेंगे आप? अपील किस तरह से अपील करते हैं कि आपकी अपील लोगों के लिए माने रहे, क्योंकि सुबह सुबह आप आके वोट कर रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान? नहीं, वही हम लोग भी जितना जल्दी आ सकते थे उतना जल्दी आ गए हैं। बाद में बहुत गर्मी होने वाली है, या तो मुझे लगता है अभी शाम को ज्यादा लोग आएंगे इधर, तो मैं वही आह्वान कर रहा हूँ लोगों को कि जितना हो सके आके मतदान कीजिए। क्या मुद्दे क्या रहे सर आपके मन में? मैं किसी पार्टी का देख रहे हैं पूरा कंटिन्यूसली, हर एक आदमी, हर एक नेता का भाषण देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो एक हमारे मन में एक ओवरऑल उसका कंक्लूजन हो जाता है। तो कंक्लूजन हम इस वोट में से डाल देते हैं। जो कि विकास की बात होती है, परिवर्तन की बात होती है, क्या रहे ध्यान में रख के हम फाइनली एक वोट का बटन दबा देते हैं। धन्यवाद। यह जाहिर सी बात है, मिलिंद गुना जी मशहूर अभिनेता है और जो आप कह रहे हैं कि जो भी इनके मन में था उस मन को उन्होंने उस बटन में दबा दिया है। अब उसका फैसला जाहिर सी बात है 4 जून को होगा। कैमरा रमेश के साथ अभिषेक शर्मा, भारत 24 मुंबई से। और यूपी सरकार में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से भी हमारे यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी ने खास बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। संजय जी, वोट डालने का आप निकले हुए हैं, क्या कुछ ध्येय था, क्या मकसद था? ध्येय, मैं एक नागरिक की हैसियत से मेरा ये कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य को निभाने के लिए निकला था। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम लोग तीनों लोगों ने अभी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लखनऊ वासियों से मेरी अपील है कि आएं और अपने इस पर्व में का हिस्सा बने और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी से अपील की जा रही है कि मताधिकार का इस्तेमाल करें। हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि जहां जहां पर मतदान लगातार जारी है, अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि जब आप किसी भी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हैं तो वो हक आपको तब मिलता है जब आपने वोट कास्ट किया हो। तब आप जजमेंटल हो सकते हैं किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी को लेकर, जब आप खुद अपनी भूमिका को बखूबी निभाएं। अब सबसे बड़ा सवाल छात्रा जी ये बना हुआ है कि इस बार के, आप तो कह रहे हैं कि ये रोजगार, बेरोजगार, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनका जिक्र तो मंचों से कम ही देखने को मिलता है। फिर सियासी गणित लोग अलग तरीके से जाति और धर्म के आधार पर क्यों बनाते हैं? अगर यही मुद्दों पर चुनाव होना है तो फिर दिशा इस तरफ क्यों होने लगती है किसी भी चुनाव की? नहीं, अगर धरातल में जाके देखें तो कर्ज माफी का मुद्दा जो है सबसे तेज चल रहा है। जनता साइलेंटली कर्ज माफी पे इंडिया गठबंधन के हक में ठका ठक वोट दिए जा रही है। अग्निवीर की समस्या, योजना तो नहीं कहूंगा, समस्या इन्होंने निकाल रखी थी। सबसे पहले इंडिया गठबंधन की सरकार बनते अग्निवीर को खत्म किया जाएगा। जनता ठका ठक इंडिया गठबंधन के हक में वोट दे रही है। 4 जून को देख लीजिएगा, 4 जून देश को मिलेगा भाजपा से सुकून। लेकिन होगा कौन चेहरा? प्रिया, ब्रेक पर जाने से पहले इनफैक्ट सभी का यह सवाल आपसे है कि नेतृत्व किसका होगा? पीएम मोदी इसी को लेकर हमला बोलते हैं कि एक बार मुख्यमंत्री और एक बार प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बन गए, एक बार राहुल गांधी बन गए, शरद पवार बन गए, ममता बनर्जी बन रही है, यही बनता रहेगा तो फिर जनता के लिए काम कहां हो पाएंगे? सरकार बचाने में मेहनत लगती रहेगी ना, टकाटक सब वेस्ट हो जाएगा। ये हमारा इंटरनल मैटर, इंटरनल स्ट्रेटजीज बन चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। जैसे सरकार बनेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आप लोग सामने ला नहीं पाए, फिर जनता इस बात पर कैसे एतबार करेगी आपका सारा सब गणित सेट हो चुका है? जैसे वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि also a part of strategy. It's also a part of strategy. Strategically हम ये ऐसा किया है। हम विरोधियों को अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताना चाहते हैं। जैसे 4 जून आएगा आपको पता लग जाएगा। जनता को तो बताएंगे ना, जनता को भी। जनता हमारे जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके अकॉर्डिंगली हमको मतदान कर रही है। जनता इस बार त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। इस बार इंडिया गठबंधन के हक में मतदान जनता लगातार कर रही है। और देख लीजिएगा 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार होगी जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। ये तो मजबूती से कहते हैं कि इनको 400 पार मिलेंगे। आप कितने कदम भरते हैं? 400 पार, 300 पार? बिल्कुल सही बोला, मजबूती से 400 पार बोलते हैं, क्योंकि 400 के पार वाली ही इनकी है। जो 400 के पार बची है वही इनकी, उससे पहले इंडिया गठबंधन की है। संजय जी, ये जो बात कह रहे हैं आप उससे किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया था कि महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं या फिर टीएमसी की बात करते हैं, बहुत कुछ तय होने वाला है। जैसे महाराष्ट्र की सबसे पहले अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अब असल में जनता ने किसकी शिवसेना को माना या फिर असल में जनता ने किसकी एनसीपी को माना, ये जनता के वोट से तय होगा। और जिसके हक में जाएगा, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो या फिर आप चाहें आप यूपी, जहां जहां विधानसभा चुनाव होगा, जहां जहां पार्टियों के साथ में ऐसा हुआ है, वहां लोगों को समझ में आएगा, पार्टीज को भी समझ में आएगा। जी देखिए, विधानसभा का चुनाव एक अलग मुद्दे पे होता है, लोकसभा का चुनाव एक अलग मुद्दे पे होता है। आप सही कह रही है, महाराष्ट्र में जो इतने घटक दल बन गए हैं उसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जो उनके ट्रेडिशनल वोटर हैं वो जाके, चाहे गलती हो चाहे जानबूझ के हो, जैसे भी हो, वो वहाँ कन्फ्यूजन रहेगा। और मैंने पहले भी कहा कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। लोग इन सब चीज़ों से खुश नहीं है। चाचा भतीजा अलग हो रहे हैं, उद्धव ठाकरे और अपना एकनाथ शिंदे अलग हो रहे हैं, एक ही पार्टी में लोग टूट रहे हैं। इस तरीके से ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। वो खुद ही कंफ्यूज है कि ये सही है, ये सही है, इसका फैसला कर नहीं पा रहे हैं।
महाराष्ट्र में जो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन फैला हुआ है, ये एक बहुत बड़ी वजह है आपके कम वोटिंग परसेंटेज की। और आप जैसा कह रहे हैं कि ये लोकसभा का जो चुनाव है उसमें मुद्दा सीधा सीधा होता है आपके केंद्र सरकार में सरकार किसकी बनेगी। अभी जैसे भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये आपका इंटरनल मैटर कुछ भी नहीं है, सब जनता का मैटर है। आप जनता को तो बताएंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। हमने 88 से 98 तक देखा है कि देश में कैसे 10 साल तक अस्थिरता का दौर रहा था, जब तक कि वाजपेयी जी की एक सशक्त सरकार नहीं बन के अगले 5 साल, और फिर यूपीए की सशक्त सरकार 5 साल चल के फिर मोदी जी की सशक्त सरकारें जब बनती हैं तो देश का हमेशा विकास होता है। अदरवाइज हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कल को 20 सीट इनकी है, 30 सीट उनकी है, अलग अलग पार्टियों की है, तो वो ब्लैकमेलिंग चलता रहता है कि मैं पीएम बनूंगा। देश ने गठबंधन की सरकारों को बनते गिरते बहुत देखा है और उसका खामियाजा भी भुगता है। तो ये एक बेनिफिट है बीजेपी के पास में, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं कि आप देखिए हमारे पास बहुमत की सरकार है, और जो बहुमत की सरकार होती है वो मजबूत, सशक्त और एक बेहतर नेतृत्व देने वाली सरकार होती है। देखिए, ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, ये बड़ा मजबूत गठबंधन है। सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसकी संख्या भारी होगी, जितने ज्यादा सांसद होंगे उस अकॉर्डिंग हम आगे विचार कर लेंगे। क्योंकि हमारा एक म्यूचुअल जो मैनिफेस्टो बना है, जो दर्शाता है कि कैसे देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाएगा, उस मैनिफेस्टो के आधार पे इंडिया गठबंधन के हक में लोग महाराष्ट्र में वोट करने शरद जा पवार रहे हैं। अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, ममता बनर्जी अपना अलग मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है, समाजवादी पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है। तो देश की जनता तो ये भी जानना चाहती है कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो लागू होगा अगर आपकी सरकार बन गई। उस मैनिफेस्टो को अगर देखेंगे, सारे मैनिफेस्टो में एक ही चीज कॉमन है, उसमें सब में यही है कि कैसे देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए। जैसे सरकार बनती, सारे मैनिफेस्टो को कंबाइन करके उस पर काम करने का कार्य होएगा और देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे पहुंचाने का कार्य होएगा। चलिए, मैं आप सभी के पास चर्चा के लिए वापस लौटूं। इस बीच जरा बता दें एक बार फिर से, यूपी सरकार में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की पत्नी से हमारे यूपी एडिटर अवनीश विद्यार्थी ने खास बातचीत की है। ये बातचीत भी देखिए। आप आई हैं परिवार के साथ, क्या संदेश है आज? इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है और अब हम सब जागरूक हैं। हमेशा देखा गया है कि शहर के लोग थोड़ा अपने आराम तलब में रह जाते हैं, आते नहीं है। बस उनसे गुजारिश है, प्लीज गर्मी को कारण ना बनाएं, घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। I think it's very important for everybody to come out and cast their vote, and that's it. It's really hot, but I think it's still great that people are here and casting their votes. सभी लोगों को अपना वोट तो कास्ट करना ही चाहिए और यही अपील लगातार हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी, आम नागरिक से लेकर नेता, अभिनेता, सब लोग पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, संजय जी, लद्दाख का जिक्र मैं फिर से करूंगी। लद्दाख में जिस तरीके से आंदोलन हुआ, वहां पर हालांकि 2 बार से ये सीट बीजेपी के खाते में रही, लेकिन इस बार के वहां पर कुछ चैलेंजेस हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एक इतना बड़ा आंदोलन, फिर लोगों की नाराजगी और फिर वहां पर अच्छी खासी तादाद में वोटिंग भी हो रही है। देखिए, लद्दाख जब से 370 हटने के बाद उसको अलग यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, तब से वहाँ लद्दाख के अपने बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों के ऊपर अभी राजनीति वहाँ बदल गई है, ठीक जैसे कि कश्मीर में भी थोड़ी राजनीति बदल गई है। कि उस सीट का नुकसान हो जाएगा बीजेपी को, अब ये तो समय बताएगा। देखिए, ये हम तो नहीं लेकिन एक आकलन ये आता है, मतलब जैसे वहाँ के लोगों को लगा कि हमें कोई पूछने तक नहीं है, हमसे कोई बातचीत तक नहीं हुई। मैं आपके पास वापस लौटती इसी पर चर्चा करूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। टीटागढ़ में वोटिंग के दौरान भिड़े कार्यकर्ता, सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। पश्चिम बंगाल में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, हर चरण में लगभग ये देखा गया। इस बार भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ गए, झड़प हुई है। टीटागढ़ में वोटिंग के दौरान में कार्यकर्ता भिड़ गए, सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। बड़ी हैरत की बात है कि पश्चिम बंगाल में चाहे पंचायत का चुनाव हो रहा हो या फिर इसके बाद अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो पाना मुश्किल हो गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में हर चरण में लगभग भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें अब तक कई सामने आ चुकी हैं और अब एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर क्यों शांतिपूर्ण तरीके से, देखिए, मतदान की प्रक्रिया को अगर चलने दिया जाएगा तो लोकतंत्र के इस महापर्व में जाहिर तौर पर शांति, जरा एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से वहां उपद्रवियों को आखिरकार खदेड़ना पड़ा। यह तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल की आप इस वक्त देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में खासतौर पर आप देखें तो इस वक्त किस तरीके से ये जो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं, ये वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरीके से जो वहां पर फोर्सेस तैनात हैं वो ऐसे उपद्रवियों को खदेड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की इस वक्त आपके सामने हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के भिड़ने के बाद
यह तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है जहां पर उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए, जिस कारण से यहां आप देखेंगे सभी को भगाना पड़ रहा है। यहां से भगदड़ सी मची है, उपद्रवियों को भगाया जा रहा है और ये फोर्सेस की तैनाती वहां पर लगातार शांति बहाली करने के लिए और पोलिंग बूथ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पोलिंग को लेकर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यहां देखिए नारेबाजी भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से ये उपद्रवी इस पूरे मामले में और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें जाहिर तौर पर बता रही हैं कि अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। पश्चिम बंगाल की बनगांव, बैरकपुर, हावड़ा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग में आज वोटिंग हो रही है और इस बीच ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लियरेंस नहीं है अभी कि ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तस्वीर इस वक्त है, जहां पर ये टीटागढ़ में खासतौर पर अभी क्लियर हुआ थोड़ा सा, टीटागढ़ में ये उपद्रवी भिड़ते हुए नजर आए। सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को हालांकि खदेड़ा है और लगातार चर्चा क्योंकि चल रही है। गौरव जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से कमोबेश हर बार हर चरण में यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें बीजेपी और टीएमसी के बीच में लगातार इस तरह की झड़प की तस्वीरें ये आम हो चली हैं, क्यों? देखिए, ये बेहद ही चिंताजनक विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चुनाव प्रक्रिया है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। शासन प्रशासन को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति चुनाव में बाधा क्रिएट ना करे, इस पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना ही चुनाव निष्पक्ष तरीके से होएगा, रिजल्ट भी निष्पक्ष तरीके से आएंगे। अच्छा संजय जी, अगर बात इस बार जम्मू कश्मीर की जाए, बारामूला में जिस तरीके से वोटिंग लगातार जारी है, अब सवाल ये है कि अगर बारामूला की बात करें या फिर अभी तक और जिन जिन सीटों पर वोटिंग हो चुकी है वहां पर हम उठाकर देखते हैं तो वोट परसेंटेज में इजाफा हो रहा है। ये वोट परसेंटेज में इजाफा आप अपने हक में मान रहे हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ये बदलाव के लिए वोट है। ये कौन सा बदलाव आप अपने लिए अपेक्षित मान रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है उसका आप सीधे सीधे ये लगा सकते हैं कि 370 हटने के बाद जो थोड़ी शांति वहाँ बहाल हुई है उसकी वजह से लोगों के अंदर एक उत्साह है, वो जाके वोट तो कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रहा है। तो उनको जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिला है वहाँ पे, जिससे वो अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खुल के जी पा रहे हैं। अब्दुल्ला ने आज कहा कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो फिर उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? बीजेपी वहाँ अपनी अभी धीरे धीरे जमीन बना रही है। अभी किसी भी जगह पे अपने आप को खड़ा करने के लिए किसी भी पार्टी को जमीनी स्तर से काम करना पड़ता है। 10 साल हो गए आप लोगों को वहाँ काम करते करते। जी बिल्कुल, वो अभी जब से 370 हटा है उसके बाद से, जब से वहाँ से जगह जैसे जैसे हमारी बनती जाएगी, लोग जुड़ते जाएंगे, तो देखिएगा आप आने वाले समय में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके लिए चलिए देखना होगा कि जनता का जनादेश क्या रहता है, किसके पक्ष में जनता कर रही है वोट, क्योंकि लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो अब तक नहीं निकले हैं, अब तो आपने खा पी भी लिया होगा, मुझे लगता है कि आराम भी कर लिया होगा, क्योंकि अब तो लगभग 3:30 का वक्त होने जा रहा है। घरों से बाहर निकले, कुछ ही घंटे का वक्त बचा है, वोट कास्ट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके हक की बात नहीं,